नमस्कार, न्यूज ब्रीफ देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ईरान जंग को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि सभी राज्य टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करें और अपनी तैयारियां मजबूत रखें। जम्मू कश्मीर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री से हुई इस बैठक को लेकर बताया कि केंद्र सरकार ने भरोसा दिलाया है कि पेट्रोल और गैस की कोई भी कमी नहीं है। साथ ही आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील की कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और प्रशासन पर विश्वास बनाए रखें। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से एक मीटिंग बुलाई गई थी। मीटिंग में तमाम चीफ मिनिस्टर्स मौजूद रहे, मां सिवाय वो 5 रियासतें जहां इलेक्शन होने जा रहे हैं। मीटिंग के दौरान कैबिनेट सेक्रेटरी साहब की तरफ से एक डिटेल प्रेजेंटेशन हमें दी गई। प्रेजेंटेशन में मौजूदा हालात के बारे में जो दिक्कतें सामने आ रही हैं, खासकर स्टेट ऑफ हॉर्मूज को लेके और वेस्ट एशिया में जो जंग के शुरू होने के बाद, और उसके बाद हमें ये भी बताया गया कि किस तरह फ्यूल और एसेंशियल सप्लाईज की जो सप्लाई है उसको किस तरह बरकरार रखा जा रहा है। और कैबिनेट सेक्रेटरी की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हम सबको यकीन दिलाया गया है कि किसी चीज़ की कमी नहीं है। और यही बात मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि अफवाहें बहुत चलती हैं और अफवाहों के बाद आपने खुद यहाँ देखा होगा, पेट्रोल पंपों के बाहर लाइनें लगी, लोगों ने गैस के सिलेंडर हासिल करने की कोशिश की। रोज़ हम अपने सप्लाई पोजीशन को जो है मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे पास अभी फ़िलहाल गैस सिलेंडरों की अगर हम बात करें, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, किसी चीज़ में कमी नहीं है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी हमें अश्योर किया है कि सप्लाई जो है वो जारी। जम्मू कश्मीर विधानसभा ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर 11 मार्च को हुए जानलेवा हमले की कड़ी निंदा की। सदन में इस मुद्दे पर व्यापक चर्चा हुई, जिसमें सभी दलों ने एक स्वर में निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग उठाई। सलमान सागर और अन्य एनसी विधायकों ने स्पीकर को फारूक अब्दुल्ला पर हुए हमले पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव दिया, लेकिन स्पीकर ने नियमों का हवाला देते हुए इसे स्वीकार नहीं किया। फिर भी मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए उन्होंने चर्चा की अनुमति दे दी। उन्होंने कहा कि ये पूरे सदन की भावना है कि दोषी को कड़ी सजा मिले, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। चर्चा के दौरान बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस और अन्य दलों के विधायकों ने भी घटना को लोकतंत्र पर हमला करार दिया। कई सदस्यों ने कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था की कमी और पुलिस की अनुपस्थिति पर सवाल उठाए। सदन ने एकजुट होकर सख्त कार्रवाई और जवाबदेही की मांग की। नेशनल कॉन्फ्रेंस से विधायक सलमान अली सागर इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। तो जम्मू कश्मीर के फॉर्मर सीएम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पे जो अटैक हुआ उसको लेकर इस समय कंडम जो है वो असेंबली में किया जा रहा है। आपके द्वारा भी अर्जेंट मोशन लाया गया, क्या कहेंगे? मैं स्पीकर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, जो मैंने अर्जेंट मोशन लाया उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया और डिस्कशन का मौका रखा। और उसके साथ में पूरे अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज, जितने भी लीडर्स हमारे, बीजेपी, कांग्रेस, पीसी, पीडीपी, जितने भी इंडिपेंडेंट्स हमारे यहाँ साथी है, उन्होंने यूनानिमसली एकजुट होकर इस बात को कंडेम किया जो 11 मार्च को हो गया। लेकिन हमारी सरकार से, एलजी इंतजामिया से ये डिमांड बराबर रहेगी कि सिटिंग और रिटायर्ड हाई कोर्ट जज से जुडिशल प्रूफ होना चाहिए। डॉक्टर अब्दुल्ला जैसी पर्सनैलिटी जिन्होंने मुल्क के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, मुल्क के लिए, जम्मू के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा कुर्बानियाँ दी है, अपनी ज़िंदगी का वक्त सर्व किया हुआ है। तो हमें ऐसे इतने बड़े बुलंद स्टैचर वाले लीडर की ज़रूरत है और हम समझते इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए थी। तो हमें पूरा यकीन है जो इस हाउस ने कंडेमनेशन की है या इसकी प्रोसीडिंग्स, इसका जो रिकॉर्ड है वो स्पीकर साहब अपने पास रख के उस पर फर्दर कार्रवाई करेंगे और एलजी साहब को ये कन्वे हो जाएगा कि हम जुडिशल प्रूफ की डिमांड कर रहे हैं। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिखर शर्मा, जम्मू। इसमें देखिए अक्रॉस लाइंस जो है, अक्रॉस पॉलिटिकल एफिलिएशन, सब लोगों ने इस बारे में कंडेम किया कि फारूक साहब के ऊपर जो अटैक हुआ, इट इज़ ए डेफिनेट सिक्योरिटी लैप्स। और ये सिक्योरिटी लैप्स सिर्फ इतना ही नहीं है, इसी हद तक नहीं है। देखिए, पहले पहलगाम हुआ, दैट वाज अ सिक्योरिटी लैप्स। फिर फारूक साहब के साथ जो हुआ, दैट वाज अ सिक्योरिटी लैप्स। अब कश्मीर के एमएलएज की सबकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर दी गई है, दैट इज़ अगेन अ सिक्योरिटी लैप्स। जिस तरह पहलगाम में
विड्रॉ करने के बाद में 26 लोगों की शहादतें हुई। शायद जो द पीपल हु आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, अब वो 26 MLAs की क्या वेट कर रहे हैं कि उनकी भी शहादतें हों? और अगर इतना ही इम्पोर्टेंट था कि पुलिस को भेजना है कहीं पे इलेक्शन के वास्ते, तो जो टॉप रैंकिंग ऑफिसर्स हैं, क्या उनकी लाइफ MLA की लाइफ से ज़्यादा प्रेशियस है? इतने बड़े कदवार नेता के ऊपर हमला होना कहीं ना कहीं तो सिक्योरिटी लैप्स था, पर उसके बाद अटेम्प्ट टू मर्डर का केस डाला गया उस व्यक्ति के ऊपर। सिट एक बनाई गई थी जिस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी दी हुई है। आने वाले समय के अंदर भी हर व्यक्ति जम्मू कश्मीर के अंदर सुरक्षित रहे, और जो भी व्यक्ति नुमाइंदा है जो लोगों में जाता है उसको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। ख़ास तौर से मैं ये भी बोलूँगा, मीडिया वाले जो ऐसे क्षेत्रों में जाती हैं, मीडिया वालों को भी सिक्योरिटी उपलब्ध करानी चाहिए। 11 मार्च को जो हादसा हुआ, उस हादसे में वो शादी में रॉयल पार्क में शादी थी जहाँ पे फारूक साहब के साथ ये और फारूक साहब हमारे कोई जम्मू कश्मीर के नहीं, पूरे देश के एक किदावर नेता हैं। जो हादसा हुआ उसको भी हम कंडेम करते हैं, और उसी शादी में मैं था, मैं उनसे मिल के अंदर खाना खाने गया तो पीछे से ये इंसिडेंट हुआ। सिक्योरिटी लैब्स तो वहाँ पे था, सिक्योरिटी लैब्स क्योंकि एक पूर्व में चीफ मिनिस्टर और वहाँ पे 3 कैबिनेट मिनिस्टर और पूरी जुडिशरी जो थी वहाँ पे आई हुई थी। समय असेंबली में किया जा रहा है, आपके द्वारा कहा गया कि जिसने अटैक किया। बिल्कुल, आप अगर देखेंगे जब आज मोशन आया तो इरेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, हर एक मेंबर, चाहे वो भाजपा से है, PDP से है, सत्ता पार्टी से है, हर किसी ने इसको कंडेम किया और पूरे मुल्क ने कंडेम किया है। हमारे गृह मंत्री ने, यहाँ के LG साहब ने। तो मुझे लगता है जो वो जिस इंसान के ऊपर हमला हुआ वो एक छोटा कोई लीडर नहीं है, वो एक कद्दावर लीडर है इस मुल्क का। उस पे जो हमला है उसको उसका गर्ज था कि आतंक फैलाना, और मुझे लगता है जो आतंक फैलाता है वो आतंकवादी से कम नहीं है। और वही चीज हमने कहा है कि वो न सिर्फ एक आतंकवादी की नजर से उसको देखना चाहिए, बल्कि ऐसी चीजें न हो। जम्मू कश्मीर में बढ़ते नशे के खतरे को लेकर स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू ने सरकार का रुख स्पष्ट किया है। उन्होंने बताया कि नशे पर प्रभावी रोक लगाने के लिए एक विशेष बिल इसी सत्र में पेश करने की तैयारी है। मंत्री ने कहा कि दवाइयों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सभी मेडिकल स्टोर्स पर CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य किया जा रहा है। साथ ही बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयां बेचने पर सख्त पाबंदी रहेगी। सरकार का उद्देश्य नशे की जड़ पर प्रहार कर युवाओं को सुरक्षित भविष्य देना है। 5-6 बरसों में मतलब डिप्रेशन है नौजवानों को, कोई जॉब नहीं है उनको, तो लेकिन वो अगर इस तरह रुख करेंगे ड्रग्स की तरफ तो ये एक तबाही और बर्बादी है। तो इसलिए हेल्थ डिपार्टमेंट का के साथ साथ सारे हाउस का कंसर्न है, सारे ऑनरेबल MLAs का, कि इस चीज़ को हमें रोकना है ताकि हम नौजवानों को कैसे वापस रिहेबिलिटेट करें, कैसे उनको काउंसलिंग करें, कैसे उनको ट्रीट करें, और कैसे होम डिपार्टमेंट को पाबंद बनाएं कि वो यहाँ ड्रग्स आने से रोके। जब वो रोकेंगे तो तभी ये ड्रग्स जो है बंद हो सकती है, तभी नौजवान इसका यूज़ नहीं कर सकता है। तो हमारी कोशिश है इन बुनियादों पे ये जो बिल है वो तैयार हो रहा है, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि इसी असेंबली के दौरान वो बिल जो है वो हाउस में लाया जाए और उसको पास किया जाए, ताकि आगे उसके मुताबिक जिस तरह के कानून होंगे या जिस तरह के उसमें चीज़ें होंगी वो चीज़ें सही ढंग से इम्प्लीमेंट हो सके, ताकि इस वबा से हम लोग जो है निजात है। हर एक मेडिकल शॉप को जो है CCTV के लिए कहा गया है, और उनको ऑलरेडी बैन किया गया है कि ये दवाइयाँ जो है ये आप ऐसे बिना प्रिस्क्रिप्शन के, अगर फॉर एग्जांपल डॉक्टर कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है वो ही मिलना चाहे, प्रिस्क्रिप्शन के अलावा जो है कोई मेडिसिन जो है वो नहीं देनी। तो होम डिपार्टमेंट भी करते हैं काम इस पर, लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर हम सब काम करते हैं फिर ये रुक क्यों नहीं जा रहा, बंद क्यों नहीं हो रहा। कोई चीज़ रोकना इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। जब आप कंटिन्यूसली इस पर लगाम लगाएंगे, रोक लगाएंगे, तो ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है कि आप इसको कंट्रोल। सेंटर ऑलरेडी हमारे पास हैं। देखिए, एक डी एडिक्शन सेंटर सिर्फ ये नहीं कि आपने रिबन खोला, आपने बोर्ड लगाया, लेकिन डी एडिक्शन सेंटर के पास आपको जो इक्विपमेंट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो कंसल्टेंट्स हैं, साइकेट्रिस्ट आपको ज़रूरी है, कंसल्टेंट आपको ज़रूरी है, वो होने चाहिए। जब वो होंगे तो तभी आप एक डी एडिक्शन सेंटर जो है वो दे सकते हैं। और
जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच कुलगाम के विधायक मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने स्पष्ट किया कि फिलहाल कोई तात्कालिक बदलाव नहीं होने जा रहा। जानकारी के अनुसार संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का डिलिमिटेशन अगली जनगणना पूरी होने के बाद ही किया जाएगा और ये प्रक्रिया केवल जम्मू कश्मीर तक सीमित नहीं होगी बल्कि पूरे देश में एक साथ लागू होगी। इसमें संसद सीटों की संख्या बढ़ाने और नए क्षेत्रों के निर्धारण पर निर्णय लिया जाएगा। बयान में ये भी कहा गया कि क्षेत्रीय विभाजन या अलगाव की बातों को तूल देना उचित नहीं है क्योंकि देश की एकता सर्वोपरि है। अफवाहों पर ध्यान ना दें आप। जम्मू कश्मीर एक साथ रहा है और इस साल सेंसस हो रहा है, उसके बाद दूसरे साल में शायद डिलिमिटेशन होगी पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसीज की। बस वही खबर है मुझे और वही कायदा और ज़ाबिता है। बाकी तकसीम की बात जो है मुझे अच्छा नहीं लगता है। हम एक साथ रहे हैं आज तक और एक साथ रहेंगे। आज MLA डिलिमिटेशन का जहाँ तक ताल्लुक है ना, वो मैंने कहा कि वो पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसीज के बारे में सेंसस के बाद होगा पूरे मुल्क में। ये सिर्फ यहाँ नहीं, पूरे मुल्क में होगा और जम्मू कश्मीर में भी होगा। दूसरे साल सेंसस मुकम्मल होने के बाद कितनी पार्लियामेंट सीटों को बढ़ाना है, कहाँ बढ़ाना है पूरे मुल्क में, उसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है। बाकी रहा सवाल उधर ये करो उधर ये करो, ये तो बातें चलती रहती हैं। तो लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर कहीं पर कुछ शिकायत है लोगों के, उसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। बीजेपी ने कल प्रदर्शन किया, काफी रोष देखने को मिला है। किसके बारे में? NLU को लेकर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर। बहरहाल मैं बताऊंगा, ये तो सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो देख लें। ये प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ इदारे बने, कश्मीर में इदारे बने, हमें एक साथ। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक तनवीर सादिक विधानसभा सत्र में गरीब और जरूरतमंद लोगों के हित में भूमि अनुदान विधेयक पेश करने जा रहे हैं। इस प्रस्ताव का उद्देश्य ऐसे वर्गों को जमीन उपलब्ध करवाना है जो लंबे समय से आवास और आजीविका की समस्या से जूझ रहे हैं। माना जा रहा है कि ये विधेयक सामाजिक न्याय और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। अब सभी की नजरें विधानसभा सत्र पर टिकी हैं, जहां इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी। तनवीर सादिक इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, आपके द्वारा एक बिल लाया जा रहा है, क्या वो बिल है और किस प्रकार से जो है? देखिए, 1960 में जब लीज लैंड दी थी, चाहे किसी के पास भी, कश्मीर में बहुत सारे जो जमीन है वो चाहे स्कूलों को दी, किसी ने दुकान बनाई, किसी ने होटल बनाया, किसी ने अपना घर बनाया, तो बहुत लोगों के पास वो लीज लैंड थी। 2022 में उसमें अमेंडमेंट हुई इस लेजिस्लेचर से पूछने के बगैर कि अगर किसी का लीज लैंड खत्म हो जाता है तो उसका जो बेनिफिशियरी है, जिसने उस पर पूरी अपनी जमा पूंजी लगाई, उसके हाथ में नहीं होगा। तो कोई भी बाहर से आ सकता है और उसमें ऑक्शन कर सकता है। अब इस मुल्क में परचेजिंग पावर बहुत ज्यादा है बाकी बाहर के लोगों के पास, जम्मू कश्मीर के लोगों के पास उतना नहीं है। तो उसको ठीक करने के लिए हमने ये समझा कि ये लैंड ग्रांट्स एक्ट जो है वो आनी चाहिए और जो अमेंडमेंट 2022 में हुई वो वापस रेक्टिफाई हो जाए और वो जो जमीन है, पहला हक जो है वो वहाँ के लोगों को मिलना चाहिए, यहाँ के लोगों को मिलना चाहिए जिसने लीज लैंड या उनको। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात है, अगर जमीन किसी के पास है तो पहला हक है उसके पास। हाँ, उसमें थोड़ी सी बेहतरी कैसे कर सके, उसका रेंट कैसे कर सके, वो सब कुछ। उसके अलावा बहुत एक इम्पॉर्टेंट है जो चीफ मिनिस्टर साहब ने वादा किया है कि 5 मरले वो हर किसी को देंगे। हम उसमें तेजी लाना चाहते हैं। हम कहते हैं कि जितने भी लैंडलेस है उनको जमीन मिलनी चाहिए और वही हम कोशिश करते हैं। जब ये बिल आप लाएंगे असेंबली में तो आपको लगता है कि ओपोजिशन इसका विरोध करेगी? अच्छा है, मैं तो चाहता हूँ कि ये देखना चाहूंगा कि वो अपोजिशन क्यों करेगी। देखिए, अगर किसी के पास हक है, किसी का हक है, उसको हक मिलना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट उसको बड़ी सीरियसली देखेगी। अभी बिल नहीं आई है, जिस दिन आएगी उसके ऊपर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। जम्मू कश्मीर में प्रशासनिक पुनर्गठन को लेकर कांग्रेस विधायक इफ्तिकार अहमद ने महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने चिनाब वैली और पीर पंजाब क्षेत्र में अलग डिवीजन बनाने की वकालत करते हुए कहा कि इससे लोगों को प्रशासनिक सुविधाएं आसानी से मिल सकेंगी। उन्होंने याद दिलाया कि गुलाम नबी आज़ाद के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के दौरान भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाए गए थे। इफ्तिकार अहमद ने नए जिले, सब डिवीजन और तहसीलें बनाने की जरूरत पर जोर दिया और उनका कहना है कि डिवीजनल मुख्यालय क्षेत्र में स्थापित होने से स्थानीय लोगों को बेहतर सेवाएं और राहत मिल सकेगी।
डिवीजन है जिसने नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट यहाँ जब कांग्रेस की सरकार थी, गुलाम नबी आज़ाद चीफ मिनिस्टर थे, तब हमने नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाए। और मैंने जब चीफ मिनिस्टर साहब की ग्रांट थी उस पर भी हमने डिस्कशन की कि नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होने चाहिए। चनाब खित्ता पीर पंजाल में डिवीज़न होना चाहिए, चनाब वैली में डिवीज़न होना चाहिए, नए डिस्ट्रिक्ट बनने चाहिए, नए सब डिवीज़न बनने चाहिए, तहसील बनने चाहिए, नए ब्लॉक बनने चाहिए। इससे गवर्नेंस एट डोर स्टेप होता है। और जो दूर दराज के लोग हैं, जिसको डिवकॉम के ऑफिस में पुंछ का बंदा, मंडी का बंदा डिवकॉम ऑफिस में आएगा, एक दिन पूरा चाहिए। अगर वही हेडक्वार्टर डिविजनल कमिश्नर रजौरी में बैठता है तो वो लोगों को आसानी होगी। चनाब वैली में अगर बैठता है तो लोगों को आसानी होगी। हम इसका समर्थन करते हैं, ये अच्छा स्टेप है और ये होना भी चाहिए। पहले मेडिकल कॉलेज तो आपसे चला नहीं, कल अगर NLU में भी किसी एक विशेष वर्ग के बच्चे आ जाएंगे तो आप उसको भी बंद करवा दोगे। तो पहले आप अपना स्टैंड क्लियर किए। और फिर जम्मू खित्ते की बात में सिर्फ जम्मू ही नहीं आता, उसमें पीर पंजाल भी आता है। आप दीजिए पीर पंजाल में, हम आपका समर्थन करेंगे डेमोक्रेसी का। और मीडिया बहुत अच्छा काम कर रही है, उनकी पॉलिसी होनी चाहिए, एक ऐसी पॉलिसी जिसमें उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी होनी चाहिए, उनको जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए और इंश्योरेंस होना चाहिए, ताकि मीडिया जो है वो अपनी जान जोखिम में डालकर अपना फ़र्ज अंजाम देते हैं। और सरकार की तरफ से एक पॉलिसी हो, एक्ट हो, जिसमें जो अच्छा काम कर रहे हैं या मीडिया, एक रजिस्टर्ड मीडिया, एक उन पे पॉलिसी के तहत उनको सिक्योरिटी देने की ज़रूरत है। क्योंकि आज मीडिया को मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि मीडिया ही हमारे पास एक ऐसा स्तंभ है जो डेमोक्रेसी में बहुत इम्पोर्टेंट। जम्मू कश्मीर में ज्वाइंट एक्शन कमेटी और जम्मू कश्मीर मेडिकल फेडरेशन की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। कर्मचारियों की 2.5 दिन की सैलरी बहाल करने की मांग को लेकर 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक सभी मेडिकल संस्थान में हड़ताल का ऐलान किया गया। हालांकि इस दौरान आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी और संगठनों का कहना है कि बार बार मांग उठाने के बावजूद सरकार ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, जिसके चलते उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगे पूरी न होने पर आंदोलन को और तेज कर दिया जाएगा। 2.5 दिन की सैलरी का जो मामला है वो स्टिल अभी पेंडिंग है। 3 महीने से वो हमारी सैलरी की कटौती हो रही है और हमने पहले भी टाइम टू टाइम 1 दिन की स्ट्राइक और 2 दिन की स्ट्राइक जो की है, और इसके बाद हमने गवर्नमेंट को टाइम दिया था ये 31 मार्च तक, 31 मार्च तक हमने गवर्नमेंट को टाइम दिया था। और अगर 31 मार्च तक ये हमारा जो है ये मसला हल नहीं होता है, ये जो आर्डर है कंट्रोवर्शियल आर्डर, इसको गवर्नमेंट वापस नहीं लेती है, हमारा जो पुराना आर्डर है 274 HME 1992 उसको बहाली नहीं होती है, तो हम आने वाले दिनों में जो कि 1 अप्रैल से हमारी जो 72 आवर्स की स्ट्राइक रहेगी, मीन्स के जो 1, 2 और 3 अप्रैल को 3 दिन जो है हमारी जो स्ट्राइक चलेगी, उसमें सारे जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैं हमारे, वो चाहे वो मेडिकल कॉलेज हैं, वो बंद रहेंगे। हमारा जो स्टाफ है वो काम नहीं करेगा और इमरजेंसी जो हमारी सर्विसेज हैं वो। जम्मू में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना की मांग अब तेज होती जा रही है और भाजपा युवा मोर्चा के बाद अब जम्मू यूनिवर्सिटी की लॉ स्टूडेंट्स भी इस मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि जम्मू क्षेत्र में उच्च स्तरीय कानूनी शिक्षा संस्थान की कमी है, जिसे जल्द पूरा किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी खुलने से न केवल शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, बल्कि क्षेत्र के युवाओं को बेहतर अवसर भी मिलेंगे। छात्रों ने सरकार से जल्द इस मांग पर सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की है। खुशी महसूस हुई कि हमारे लिए कोई आया, बड़ा हमारे लिए आगे बढ़ा, जिन्होंने हमारे लिए प्रोटेस्ट किया। हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं, 29 एमएलएस का धन्यवाद करना चाहते हैं। हम अन्य संगठनों का, राजपूत सेना और भी अन्य ऑर्गेनाइजेशंस के लोग और जो सिविल सोसाइटी के अन्य मेंबर्स भी, जिनका हमें नाम भी नहीं शायद पता होगा, पर वो हमारे लिए आए। घरों से लोग बाहर आए, वृद्ध लोग बाहर आए, बच्चे जवान सब बाहर आए, अन्य कॉलेजों से भी बच्चे बाहर आए, साइंस कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज। हम सबका धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने इस मुद्दे को अपना समझा और हमारा साथ दिया। इस मुद्दे पे हमें दुख सिर्फ इतना है कि हमारे यूपी के हमारे चीफ मिनिस्टर, हमारे सरबराह CM साहब, उमर साहब, जिनसे हमने 3 महीने अनुरोध किया, प्रदर्शन भी किया, हमने उनके खिलाफ एहतजाज भी जताया, हमें दुखी भी हुए, गुस्सा भी किया। हम घर पे, अब हम गुस्सा किस पे कर सकते हैं? अपने बड़े पे ही गुस्सा कर सकते हैं। उन्होंने एक गलत किया हमारे साथ कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कश्मीर को आगे रखा। कश्मीर के लिए उन्होंने कहा कि भाई वहाँ यूनिवर्सिटी दो, हमारे बड़े थे वो, हमने कहा कि आप जम्मू में भी दीजिए, पर उन्होंने आज तक हमें संपर्क करने की कोशिश नहीं की। अमरूदा सरकार को हम यही चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर आप इस असेंबली में NLU जम्मू के लिए अनाउंस कर दोगे तो बहुत बेहतर रहेगा, नहीं तो इस बार जब हम सड़कों पे उतरे ना, आपके लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा।
हमारा सबर आप देख, जितना हमारा सबर का इंतहाम लिया ना, इतना किसी ने नहीं लिया होगा। हमको यहाँ पे डिटेन किया गया, बच्चों को लाठियां मारनी पड़ी, कितने बच्चों को कितना संघर्ष करना पड़ रहा है एजुकेशन के लिए। आज आपके चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार को हम एक हफ्ते का अल्टीमेटम देते हैं। अगर हफ्ते के अंदर सरकार ने एनएलयू की मांग पर कोई कदम ना उठाया तो मजबूर होकर विद्यार्थी उसी परिस्थिति में सरकार को दोबारा ले आएगा जिस परिस्थिति से सरकार ने बचने की कोशिश की है। 15-20 दिन पहले उमर अब्दुल्ला साहब जब हमें यूनिवर्सिटी में मिलते हैं तब वो कहते हैं कि आप विद्यार्थियों को ईद के बाद बुलाया जाएगा और एनएलयू के विषय पर बात होगी, परंतु ईद भी खत्म हो गई, असेंबली भी दोबारा लग गई, पर बुलाया नहीं गया और साथ ही साथ जो है दोबारा से प्रदर्शन जो है एनएलयू की मांग को लेकर जो है स्टार्ट हो गए। हम आपके चैनल के माध्यम से बात कहना चाहते हैं कि एनएलयू के साथ साथ एजुकेशन के मुद्दे पर जब आपसे बात की जाए तब आप भागते हैं, एम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पर जब आपसे बात की जाए तब आप भागते हैं। आप लोग इन चीजों पर कमेटियां क्यों नहीं बनाते? हम विद्यार्थियों ने जब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की मांग की तो आपने हम विद्यार्थियों के खिलाफ तो कमेटी बना दी, परंतु जब एजुकेशन के मुद्दों की बात होगी, जब स्कूलों की बात होगी, जब एम्प्लॉयमेंट की बात होगी, उस पर कमेटी। आरएसपुरा पार्क में पीओकेजे पहाड़ी डीपीएस अवेयरनेस फोरम के बैनर तले लोगों ने अपनी मांगों को लेकर अनशन और प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने एसटी स्टेटस दिए जाने की मांग को प्रमुखता से उठाया और उनका कहना है कि लंबे समय से वे इस मांग को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करते आ रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अनशन पर बैठे लोगों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज कर दिया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। हमारा सारा कल्चर पहाड़ी है ना, तो फिर भी हमें इस ST2 से हमें वंचित रखा गया है। मैं सरकार से यही विनती करता हूँ कि जो हमारा LG एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, कि भाई जो हमारा हक है वो हमें दो। हमारे जो बच्चे हैं वो मतलब कि पढ़े लिख के भी आज ऐसे घूम रहे हैं, तो इसलिए हमें वो दिया जाए ताकि हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो अच्छी जगह पहुँचे और समाज का काम करे और देश के प्रति अच्छा काम करे। हम लोगों को क्यों वंचित किया जा रहा है ST स्टेटस के लिए, जबकि यही स्टेटस हमारे भाइयों को पहाड़ी एरिया में दिया गया है और हम भी तो पहाड़ी वासी हैं, हम भी तो उधर से ही आए हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि पहाड़ में ना रह करके इधर रह रहे हैं। एथनिटी हमारी यही है, पहाड़ी है, हमारी लैंग्वेज पहाड़ी है, हमारा हक लेना भी पहाड़ी का है। फिर किस वजह से इन्होंने हम लोगों को श्री महाराज गुरदीप सिंह जी के आशीर्वाद से अखनूर से शुरू हुई शुभ यात्रा को जम्मू में भव्य स्वागत के साथ रवाना किया गया। रविदास समाज के लोगों ने यात्रा का जोरदार स्वागत करते हुए इसे पंजाब के वर्ल्ड पीस मंदिर, पठानकोट, खुल्लरगढ़ और होशियारपुर के लिए विदा किया। इस मौके पर जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पूर्व चेयरमैन और गुरु रविदास विशाल महापीठ दिल्ली के नेशनल सेक्रेटरी जीत अंगराल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि यात्रा भाईचारे, शांति और सामाजिक एकता का संदेश देती है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। जहाँ से और ये शोभा यात्रा पहले पठानकोट जाएगी, उसके बाद ये पंजाब में जाएगी और जितनी भी संगत यहाँ पे हमारी 6 बसें यहाँ से जम्मू कश्मीर से यहाँ 6 बसें गई हैं और आज ये अपने गुरु महाराज के चरणों में वहाँ पे माथा टेकने जा रहे हैं। और मैं सभी संगत को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और ये आशा करता हूँ कि भगवान गुरु रविदास जी जो उनकी मनोकामना उसको। जिला डोडा के गुंदो हाई सेकेंडरी स्कूल में रसोइयों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन ZDO अयूब शेख द्वारा किया गया, जिसमें खाना बनाने में साफ सफाई और पोषण के महत्व पर जोर दिया गया। रसोइयों को मिड डे मील के मेन्यू में नियमित बदलाव कर बच्चों को संतुलित आहार देने की सलाह दी गई और इस दौरान रसोइयों ने सरकार से अपने मानदेय में बढ़ोतरी की मांग भी उठाई। उनका कहना है कि वे वर्ष 1997 से मात्र 1000 रुपए प्रति माह पर कार्य कर रहे हैं, जो वर्तमान समय में बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। सर, आज यहाँ पे ट्रेनिंग हुई है, खाना बनाने के बारे में हुई, किस तरह खाना बनाना है, क्या करना है बच्चों के साथ, मतलब उनके किस तरीके से उनको खाना खिलाना है और जो मिनिमम होता है हफ्ते का वो भी थोड़ा बहुत पता भी था। तो आज प्रिंसिपल सर ने बोला तो किस तरह से, मतलब किस मंडे से लेकर सैटरडे तक जो हफ्ता होता है उसमें किस तरीके से कौन सा खाना देना है, किस तरीके से देना है, मतलब सफाई के बारे में भी बोला, किस तरीके से सफाई रखनी, खुद भी रखनी है, जो किचन है, बर्तन है, उनके बारे में भी हमें पता चला। और प्रिंसिपल साहब ने बताया कि आपको एक दिन में कोई खाना एक ही दिन जो बनाते हैं सादा खाना वही नहीं बनाना चाहिए। अपना अपना मेनू है, मेनू का बोर्ड स्कूलों के अंदर जो है ऑलरेडी लगा हुआ है और अगर आपको इंचार्ज आपका या आपका कोई हेडमास्टर अगर आपको मटेरियल नहीं देता है इंचार्ज, तो हमें कॉल कर सकते हैं। बाकी हम आपके चैनल का, प्रिंसिपल साहब का सबका शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारी आवाज़ को लंबा किया और हमें
बड़ी दुश्वारियां आ रही हैं कि भी हमारी बहुत। न्यूज ब्रीफ में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।